भविष्य में इंसान 100 फीट नीचे ज़मीन के अंदर बंकरों में रह रहे हैं। हाय, मैं हूँ अमृता। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये दुनिया रहने लायक नहीं है और जो भी बचे कुचे इंसान हैं वो अब धरती के नीचे बनाए हुए काफ़ी सारे बंकरों में रह रहे हैं और इन्हें काफ़ी सारे नियम दिए गए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना इन्हें बच्चे नहीं हो सकते और इनमें से कोई भी लोग बंकर के बाहर नहीं जा सकते। इन बंकरों में काफ़ी लिमिटेड लोग और खाना रहता था और तभी हम मेन कैरेक्टर इस बंकर के शेरिफ हॉटसन को देखते हैं, जो खुद सलाखों के पीछे होता है। इसके बाद उसका असिस्टेंट उससे पूछता है कि आप क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी से मिलने जाने वाला हूँ। दरअसल शेरिफ की पत्नी को इस बंकर से निकाल दिया गया था और बंकर के सामने ही उसकी लाश पड़ी हुई थी और इसी से कहानी अतीत में जाती है और हम शेरिफ की पत्नी एलिसन और शेरिफ को एक फैमिली में देखते हैं। दोनों भी काफी खुश थे, लेकिन उन्हें बेबी चाहिए होता है और जल्द ही उन्हें गवर्नमेंट से बेबी पैदा करने की परमिशन भी मिल जाती है और इसी का सेलिब्रेशन करने के लिए ये लोग बंकर के मेन कैफेटेरिया में जाते हैं। लेकिन उन्हें अभी बेबी हो सकता है, ये अनाउंसमेंट पब्लिकली होती है, जिसके चलते सबको पता चल गया था और सब लोग इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आते हैं, जिससे एलिसन थोड़ी परेशान भी होती है। तभी यहाँ पे ग्लोरिया नाम की एक औरत आकर एलिसन को बेबी के कंसल्टेशन के लिए अपने घर आने के लिए कहती है। हालांकि ग्लोरिया अक्सर कुछ इल्लीगल किया करती थी, इसीलिए शेरिफ उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद तुरंत ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और वो उसका कॉन्ट्रासेप्टिव कैप्सूल निकाल देता है ताकि वो अब माँ बन सके। अब इसके बाद एलिसन अपने ऑफिस जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे उसका बॉस एलिसन ने पब्लिश किए हुए एक आर्टिकल को लेकर उसे काफी डांटता है, क्योंकि उसने वो आर्टिकल बंकर के हिस्ट्री के फाइल्स जो डिलीट हुए थे उस पर लिखा था और लोगों से रिक्वेस्ट भी की थी कि अगर किसी को ये डिलीटेड फाइल्स को रिस्टोर करना आता है तो वो आगे आए। दरअसल कुछ समय पहले एक्चुअली में क्या हुआ था, जो लोगों को बंकर में आकर रहना पड़ रहा था, इसके काफी सारे रिकॉर्ड्स इनके मेन कंप्यूटर में स्टोर थे, लेकिन अचानक से सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हुए थे और बंकर्स के अथॉरिटी का मानना था कि कुछ रिबेलियन लोग हैं जो बंकर को मिटाना चाहते हैं और उन्होंने ही वो रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए थे। अब यहाँ पे डांट पड़ने के कारण एलिसन काफी परेशान होती है और शेरिफ यानी हडसन को इसके बारे में बताती है और कहती है कि अक्सर अथॉरिटीज हमें हमारे इतिहास के बारे में बताते हैं कि कैसे हम काफी लकी है बंकरों में रहने के लिए, लेकिन हमें इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता आखिरकार हम यहाँ पे रह क्यों रहे हैं। लेकिन शेरिफ उसकी बातों को मना करते हुए हमें कानून को मानना चाहिए ये बताता है। दरअसल एलिसन अक्सर इन सारे सवालों के जवाब ढूंढा करती थी। अब देखते देखते काफी महीने बीत जाते हैं, जिसके बावजूद एलिसन प्रेग्नेंट नहीं होती और वो टेंशन में आने लगती है। अब देखते ही देखते इनका फ्रीडम डे आता है और हम इन बंकर के मेयर को देखते हैं, जो काफी खुश होती है कि अब बाहर के दुनिया में रिबेलियंस नहीं है जो अंदर आकर पूरे बंकर्स को मिटाना चाहते हैं। वही दूसरी तरफ ग्लोरिया को देखते हैं, जो मौका देखकर वापस से जो एलिसन को अपने घर आने कहती है। एलिसन पहले तो मना करती है, लेकिन बेबी होने वाला है इस बात से वो ग्लोरिया के घर चली जाती है और यहाँ पे ग्लोरिया एलिसन को बताती है गवर्नमेंट कभी भी तुम्हें बच्चे होने नहीं देगी। अब एलिसन इन बातों से काफी परेशान होकर घर आती है। तभी अगले दिन जब वो अपने ऑफिस में थी तब उसे एक नोट मिलता है। एक प्रोग्रामर ने उसे काम के चलते अपने वर्कशॉप में बुलाया था और फ्रीडम डे के दिन ही एलिसन उस प्रोग्रामर के वेयरहाउस में जाती है। उस प्रोग्रामर का नाम जॉर्ज होता है और जॉर्ज उसे बताता है कि उसने एलिसन का वो आर्टिकल पढ़ा था और उसे इनके बंकर के बारे में कुछ फाइल्स भी मिले हैं, लेकिन अभी सारे करप्ट फाइल्स हैं। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे हम मेयर को देखते हैं, जो सारे शहरवासियों को स्पीच दे रही होती है और बताती है कि करीब करीब 150 साल पहले हमारे फ्रीडम हीरोज ने रिबेलियन से लड़ाई करके ये बंकर्स बनाए थे, इसीलिए आज हम यहाँ पे सुरक्षित है और रिबेलियंस हमारे बीच में नहीं है। लेकिन रिबेलियंस के कुछ लोग बंकर में भी थे जिन्होंने हमारे सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए थे। वही दूसरी जगह पे हम एलिसन को देखते हैं, जो उस हार्ड ड्राइव को डिक्रिप्ट कर रही होती है और देखते ही देखते उसका सारा डेटा वो ओपन करती है, जहाँ पे उसे बंकर के काफी सारे ब्लूप्रिंट्स मिलते हैं और कुछ टनल्स के बारे में भी पता चल जाता है। लेकिन ये सारी चीजें देखकर वो काफी ओवरवेल्म होती है और डर कर वो जॉर्ज को ये फाइल मिटाने के लिए कहकर वहाँ से निकल जाती है और सेलिब्रेशन में आती है, जहाँ पे सब लोग उनका नेशनल एंथम गा रहे थे। अब घर आने के बावजूद भी वो परेशान होती है, जिसके चलते उसमें और हडसन में रिलेशन थोड़ा खराब होने लगता है।
अब देखते ही देखते और 3 से 4 महीने बीत जाते हैं। इसके बावजूद वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं बनती। अब एक दिन वो ऑफिस जाती है, लेकिन सीक लीव लेकर वहाँ से वो ग्लोरिया से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं बन सकती। और ग्लोरिया उसे बताने जाती है। अब वो शॉट उधर ही कट होता है और हम रात को सीधा हडसन के साथ उसे देखते हैं और उसे बताती है कि वो कल ऑफिस से छुट्टी लेकर मार्केट जाएगी। और अगले दिन वो जॉर्ज से मिलने जाती है और उससे वो सारे फाइल्स को ओपन करने के लिए कहती है। और देखते देखते वो दोनों भी सारे रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं। काफी हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें बाहर का एनवायरनमेंट पूरा साफ दिखाई देता है, जहाँ पे कोई भी पोल्यूशन नहीं था। अब उस रात वो घर आती है और अगले दिन इनके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट होती है। दरअसल उसके माँ बनने का जो समय होता है वो अब खत्म हो गया था, इसीलिए डॉक्टर के पास जाना था। लेकिन डॉक्टर के पास एलिसन जाती ही नहीं है और शेरिफ उसका वहाँ पे इंतजार करते रहता है। इसीलिए एलिसन को ढूंढने के लिए वो उसके ऑफिस जाता है, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं होती। एलिसन को आसपास ढूंढने के बाद वो घर आता है, तभी वहाँ पे वो बैठी हुई दिखाई देती है, जिसकी हालत काफी खराब होती है और बताती है कि हमें कभी भी बच्चे नहीं होंगे। हडसन काफी डरता और उसे पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ है। तभी वो बताती है गवर्नमेंट को उनकी बात मानने वाले सिटीजन चाहिए और मैं हमेशा से इन सारे सवालों का जवाब ढूंढती रही और उन्हें रिबेलियंस लोग नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हडसन कुछ भी समझ नहीं रहा था और तभी वो बताती है कि डॉक्टर ने कभी भी मेरे शरीर से कॉन्ट्रासेप्टिव कैप्सूल निकाली ही नहीं थी, उन्होंने बस निकालने का नाटक किया था। लेकिन एलिसन ने आज अपने शरीर से वो कैप्सूल निकाल दी थी ताकि वो हडसन को प्रूव कर सके। लेकिन उसके शरीर से खून आता देख वो काफी घबरा जाता है और डॉक्टर को बुलाने जाता है। लेकिन तभी एलिसन घर से निकलकर मेन कैफेटेरिया में जाकर सबको बताने लगती है कि ये गवर्नमेंट झूठी है, हमसे सच्चाई छुपा रही है, बाहर के दुनिया में सब कुछ सही है और हमें कैद करके रखा है। तभी वहाँ पे डॉक्टर, शेरिफ और उसका असिस्टेंट आता है और उसे समझाने की कोशिश करते हैं और सब लोगों को बताते हैं कि बच्चे ना होने के कारण एलिसन थोड़ी पागल हो गई है। अब यहाँ पे शेरिफ ना चाहते हुए भी एलिसन को अरेस्ट करता है। अब शेरिफ को पता चलता है कि एलिसन अक्सर जॉर्ज और ग्लोरिया से मिलने जाती थी, इसीलिए उनके घर की भी छानबीन करते हैं, लेकिन उनके घर पे कुछ भी इलीगल नहीं मिलता। अब यहाँ पे सजा के तौर पे एलिसन को बाहर की दुनिया में एक्साइल करने वाले थे और सब लोग उसे टीवी से देखने वाले थे। बंकर के बाहर कैमरास भी लगाए हुए थे और क्रिमिनल्स को बाहर जाने से पहले इन कैमरास को साफ करना पड़ता था ताकि लोग बाहर की दुनिया को देख सके। अब उसके सजा का दिन आता है और उसे स्पेस सूट पहनाया जाता है और लेंस को क्लीन करने और नई लेंस भी उसके सूट में डाली जाती है। यहाँ पे शेरिफ काफी दुखी होता है और एलिसन भी उसे रोते हुए गुड बाय करती है। काफी सारे लोग उसे देखने के लिए आए होते हैं। अब बंकर के बाहर जाने के बाद वो कैमरे के सामने आती है और वो स्क्रीन साफ करके नया लेंस लगाती है। अब लेंस चेंज करने के बाद वो पहाड़ी पर जाने लगती है, लेकिन ऊपर पहुंचने से पहले ही अनजान कारण से वो गिर जाती है और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये थी एलिसन की कहानी। इसको अब 2 साल हो गए थे। इसके बाद शेरिफ को एक दिन पता चलता है कि जॉर्ज की भी मृत्यु हो गई है। जॉर्ज वही था जिसके पास वो हार्ड ड्राइव थी। बताया जा रहा था कि वो ऊपर की गैलरी से नीचे गिर के मर गया था। अब जॉर्ज के ही एक दोस्त जिसका नाम जूलियट था, उससे वो मिलने के लिए जाता है। उसका मानना था कि जॉर्ज को किसी ने मार दिया है। और इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे खुद शेरिफ भी सलाखों के पीछे था। लेकिन जूलियट के मिलने के बाद इसे अपनी पत्नी एलिसन, जिसकी लाश अभी भी बंकर के बाहर पड़ी थी, उसके पास जाना था क्योंकि उसे लग रहा था एलिसन अभी भी जिंदा है। अब यहाँ पे शेरिफ के सजा का दिन आता है, जहाँ पे उसे भी सूट पहनाया जाता है। अब वो बाहर जाता है। सबसे पहले बंकर का कैमरे की कांच साफ करता है। अब यहाँ पे काफी सारे लोग उसे देखने के लिए जमा होते हैं, जिसमें जूलियट भी होती है। यहाँ पे हैरानी की बात ये थी, जब शेरिफ अपने सूट से बाहर देख रहा था तब हम हरे भरे पेड़ पौधे, पंछियों को उड़ते हुए देख रहे थे। हालांकि बंकर के अंदर से सारी चीजें उजाड़ जमीन की तरह दिख रही थी। अब यहाँ पे शेरिफ एलिसन के शव के पास जाने लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगती है और वो भी मारा जाता है। अब ये देख जूलियट काफी गुस्सा होती है क्योंकि उसे लग रहा था
कि शेरिफ को किसी ने मारा है। इसीलिए वो आसपास तोड़फोड़ करने लगती है और क्राउड में दंगे होने लगते हैं। लेकिन तभी दूसरे ऑफिसर आकर लोगों को शांत करते हैं। अब यहाँ पे हम शेरिफ के असिस्टेंट को देखते हैं जो शेरिफ के लास्ट ऑर्डर को पढ़ रहा था। शेरिफ ने अपने जगह पर जूलियट को एज अ शेरिफ हायर करने के लिए कहा था। ये बात थोड़ी अजीब थी, इसीलिए ये ऑर्डर लेकर वो मेयर के पास जाता है। तो यहाँ पर सिटीजन में दिन ब दिन डिस्ट्रेस काफी बढ़ते जा रहा था और काफी दंगे हो रहे थे क्योंकि उन्हें भी चीजें जाननी थी। अब एक दिन जूलियट अपने दोस्त के पास जाती है और हमें जॉर्ज के साथ क्या हुआ था ये पता चलता है और कहानी वापस अतीत में जाती है। जॉर्ज उसका पार्टनर था, हालांकि वो नहीं चाहता था कि लोगों के इनके रिलेशन के बारे में पता चले क्योंकि जूलियट की जान को भी फिर खतरा होता। अब ऐसी ही एक रात इनके वेयरहाउस में पार्टी होती है लेकिन जॉर्ज उसमें नहीं आता और रात में जूलियट घर आने पर उसे जॉर्ज का एक बैग मिलता है जिसमें कुछ चीजें और एक नोट लिखा हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगले ही दिन उसे पता चलता है कि जॉर्ज की मौत हो गई है, जिससे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो पुलिस को बताने लगती है कि किसी ने उसे मार दिया है। इसीलिए पुलिस उसे शेरिफ के पास लेकर आते हैं। अब वो उसके साथ जॉर्ज की मौत की जगह को इंस्पेक्ट करने आते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पे कोई भी सबूत नहीं मिलता। अब शेरिफ जूलियट को अकेले में मिलकर उसे जॉर्ज की सारी सच्चाई पूछता है। अब जूलियट उसे जॉर्ज के रूम में लेकर आती है और उसका सामान दिखाने लगती है। इसके बाद वो उसे बंकर के सबसे नीचे के हिस्से में लेकर जाती है। इस जगह के बारे में और किसी को भी पता नहीं था और यहाँ पे जूलियट सीक्रेट डोर के थ्रू बंकर के नीचे जाने लगते हैं। वहाँ जाने पर उन्हें एक केव मिलती है और वो बंकर के और भी नीचे जाने लगते हैं। काफी चलने के बाद उन्हें वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मशीन दिखाई देती है जो बंकर के पूरे नीचे थी। अब ये मशीन कब बनाई गई, इसका यूज क्या है, ये कुछ भी इन्हें पता नहीं होता। अब ये दोनों भी मशीन के बेस पर जाते हैं जहाँ पे उन्हें जॉर्ज की कुछ चीजें मिलती है। दरअसल जॉर्ज अक्सर यहाँ पे आके रहा करता था। वहीं पे एक वायर के थ्रू उन्हें एक बैग भी मिलता है जिसमें वो हार्ड ड्राइव रखा हुआ था और कुछ नोट्स भी थे जो एलिसन ने लिखे थे। यानी एलिसन को भी इन सब के बारे में पता होता है लेकिन उसने कभी भी शेरिफ को बताया नहीं था। अब ये सारी चीजें जानने के बाद शेरिफ को ये चीजें डिस्ट्रॉय करनी थी ताकि गवर्नमेंट उन्हें अरेस्ट ना करे, लेकिन जूलियट मना करती है क्योंकि अब उसे भी इन सारी चीजों के तय तक जाना था। अब इनका आर्ग्यूमेंट होता है लेकिन अंत में शेरिफ जूलियट को संभाल के रहने के लिए कहता है और खुद इन सारी चीजों की सच्चाई ढूंढेगा ये बताता है। लेकिन शायद गवर्नमेंट को शेरिफ की इन हरकतों के बारे में पता चल गया था और इसीलिए उन्होंने उसे सजा दी। अब ये सारी बातें जूलियट यहाँ पे अपने दोस्त को बता रही थी। आगे जूलियट ये भी बताती है कि उसने शेरिफ को सारी सच्चाई नहीं बताई। जॉर्ज के और भी काफी सारे नोट्स थे जिसमें उसने ये लिखा था कि उसे और भी काफी खतरनाक चीजें मिली है। और जूलियट को जॉर्ज की एक बात याद आती है जिसमें उसने कहा था उस मशीन के जरिए वो समय में पीछे भी जा सकता है। अब शेरिफ भी नहीं रहा, इसीलिए जूलियट खुद वो मशीन क्या करती है ये देखने के लिए उस बंकर के नीचे बीचों बीच जमीन में चली जाती है। और सीरीज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलूंगी अगले एपिसोड में। बाय बाय।